नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एक्सपोजिंग द ट्रुथ में, जहां हम लाते हैं दुनिया भर की सबसे बड़ी खबरें बिल्कुल सच्चाई के साथ। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे एक हॉस्पिटल पर हुई दिल धड़कने वाली एयर स्ट्राइक से, जिसमें 20 लोगों की जान चली गई। यूक्रेन के 34th इंडिपेंडेंस डे के जश्न से, ट्रंप के नए नियमों से, रशिया यूक्रेन के शांति प्रस्ताव से और वियतनाम में एक खतरनाक तूफान की वजह से होने वाली भागदौड़ से। क्या आप तैयार हैं इन खबरों के पीछे की सच्चाई जानने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो के एंड तक रुकना मत, क्योंकि हम पूछेंगे एक ऐसा सवाल जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और चलो डाइव करते हैं इन ब्रेकिंग न्यूज में। सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसी खबर की जिसे सुन के दिल धड़क जाता है। गाजा के खान यूनिस में नसर हॉस्पिटल पर इजरायली फोर्सेस ने एक एयर स्ट्राइक की, जिसमें कम से कम 20 लोग मारे गए, जिनमें 5 जर्नलिस्ट भी शामिल हैं। जी हाँ, ये वही हॉस्पिटल है जो साउदर्न गाजा का सबसे बड़ा मेडिकल सेंटर है और यहाँ हजारों लोग इलाज के लिए आते हैं। लेकिन ये कोई पहली बार नहीं हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये एक डबल टैप स्ट्राइक था। पहला मिसाइल हॉस्पिटल के 4th फ्लोर पर गिरा, जहां सर्जिकल वार्ड्स और डॉक्टर्स के रूम्स थे, और जब रेस्क्यू टीम्स और जर्नलिस्ट वहां मदद के लिए पहुंचे, तब दूसरा मिसाइल उसी जगह पर गिरा। ये सुन के आपका खून नहीं खौल रहा? मौत का आंकड़ा। गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग इस अटैक में 19 से 20 लोग मारे गए, जिनमें 4-5 जर्नलिस्ट शामिल हैं, जैसे मरियम दग्गा, एसोसिएटेड प्रेस, हुसाम अल मसरी, रॉयटर्स, मोहम्मद सलाम अल जजीरा और मुआज अबू ताहा NBC न्यूज। डबल टैप स्ट्राइक। पहला अटैक हुआ और जब लोग मदद के लिए आए, दूसरा मिसाइल उसी जगह पर। यह स्ट्रैटेजी बहुत कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि इससे सिविलियंस और रेस्क्यू वर्कर्स को भी निशाना बनाया जाता है। UN का गुस्सा। यूनाइटेड नेशंस ने इस अटैक की कड़ी निंदा की है और UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने तुरंत सीज फायर की मांग की है। UN के मुताबिक गाजा में फैमिन लाइक कंडीशंस हैं और ये अटैक उस सिचुएशन को और खराब कर रहा है। इजराइल का जवाब। इजरायली डिफेंस फोर्सेस IDF ने कहा कि उन्होंने हॉस्पिटल के आसपास हमास के ऑपरेटिव्स को टारगेट किया था और जर्नलिस्ट को निशाना बनाना उनका मकसद नहीं था। लेकिन सवाल यह है, क्या ये जस्टिफिकेशन काफी है जब 20 लोगों की जान चली जाती है? अब यहां कंट्रोवर्सी शुरू होती है। इजराइल का कहना है कि वो सिर्फ टेररिस्ट को टारगेट कर रहे थे, लेकिन गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री और इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक कोई सॉलिड प्रूफ नहीं दिया गया कि हॉस्पिटल में हमास के लोग छुपे हुए थे। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ। अक्टूबर 2023 से अब तक 231 जर्नलिस्ट्स और 1500 से ज्यादा हेल्थ वर्कर्स गाजा में मारे जा चुके हैं। क्या ये सिर्फ एक मिस्टेक है या कुछ बड़ा प्लान? और जब हॉस्पिटल्स और जर्नलिस्ट्स टारगेट होते हैं, तो क्या इंटरनेशनल लॉज का कोई मतलब रह जाता है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थोड़ी देर के लिए मूड हल्का करते हैं। जान पड़ता है नसर हॉस्पिटल के बाहर वाला स्टेयरकेस, जहां ये अटैक हुआ, जर्नलिस्ट के लिए एक हॉटस्पॉट था, क्योंकि वहां से इंटरनेट सिग्नल अच्छा मिलता था। लेकिन ये वही जगह बनी जहां ये ट्रेजेडी हुई। सच्चाई कितनी अनप्रेडिक्टेबल हो सकती है ना? दोस्तों, ये एक सेंसिटिव टॉपिक है, लेकिन इस पे बात करना जरूरी है। क्या आपको लगता है कि हॉस्पिटल्स और जर्नलिस्ट्स को वॉर जोन्स में प्रोटेक्ट करने के लिए नए इंटरनेशनल लॉज बनने चाहिए, या फिर ये सब जियोपॉलिटिक्स का खेल है? अपने थॉट्स कमेंट में शेयर करो, और अगर आपको ये सेगमेंट पसंद आया तो लाइक बटन को ठोक दो। अब चलिए यूक्रेन, जहां पर 24 अगस्त 2025 को देश ने अपना 34th इंडिपेंडेंस डे मनाया। जी हाँ, ये वही दिन है जब यूक्रेन ने 1991 में सोवियत यूनियन से आजादी हासिल की थी। लेकिन इस बार का जश्न थोड़ा अलग था। एक तरफ जश्न की खुशी और दूसरी तरफ रशिया के साथ ऑनगोइंग वॉर का टेंशन। प्रेसिडेंट वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने इस दिन को एक सिंबल ऑफ रेजिलियंस कहा और उन्होंने अमेरिका के साथ अपनी दोस्ती को और गहरा किया। लेकिन ये जश्न कितना मजेदार रहा, चलो देखते हैं। जश्न का सीन। कीव में बड़े परेड्स हुए, जहां पर लोगों ने यूक्रेनियन फ्लैग्स के साथ डांस किया और अपने सोल्जर्स को सल्यूट किया। लेकिन रशियन ड्रोन अटैक्स ने थोड़ी खलल भी डाली। सुमी रीजन में 14 लोग इंजर्ड हुए। US का सपोर्ट। अमेरिका ने यूक्रेन को $25 मिलियन का मिलिट्री एड का पैकेज दिया है, जिसमें एंटी टैंक वेपन्स और ड्रोन शामिल हैं। प्रेसिडेंट बाइडेन ने कहा कि हम यूक्रेन के साथ खड़े हैं जब तक वो जीत नहीं जाता। ज़ेलेंस्की का संदेश। ज़ेलेंस्की ने अपने स्पीच में कहा कि यूक्रेन के लिए फेयर पीस ही एकमात्र रास्ता है। उन्होंने रशिया के साथ टॉक्स के लिए ओपननेस दिखाई, लेकिन कहा कि यह शांति यूक्रेन के टर्म्स पर होनी चाहिए। पब्लिक का मूड। वॉर के बावजूद यूक्रेनियंस ने अपनी यूनिटी दिखाई। सोशल मीडिया पर #स्लावा यूक्रेनी ट्रेंड करता रहा और लोगों ने अपने कल्चर को सेलिब्रेट किया। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। कुछ लोग कहते हैं कि यूक्रेन का अमेरिका पर इतना डिपेंड करना उनकी सॉवरेनिटी के लिए खतरनाक हो सकता है।
और रशिया के साथ पीस टॉक्स का आइडिया भी कंट्रोवर्शियल है। क्या यूक्रेन अपने कुछ टेरिटरीज कॉम्प्रोमाइज करेगा? जेलेंस्की के क्रिटिक्स कहते हैं कि वो अपने लोगों को अनरियलिस्टिक होप्स दे रहे हैं। क्या आपको लगता है यूक्रेन को रशिया के साथ बैठ के बात करनी चाहिए या फिर फुल ऑन वॉर ही जवाब है? जान पड़ता है यूक्रेन के इंडिपेंडेंस डे परेड में एक रोबोट डॉग भी शामिल था जो मिलिट्री टेक का डेमो दे रहा था, लेकिन ये रोबोट इतना क्यूट था कि लोग इसके साथ सेल्फीज ले रहे थे। वॉर में भी थोड़ी सी मस्ती क्यों ना हो? दोस्तों, यूक्रेन के लोग अपने देश के लिए इतनी हिम्मत दिखाते हैं, क्या हम उनकी तरह अपने चैलेंजेस से लड़ सकते हैं? अपनी लाइफ का एक ऐसा मोमेंट शेयर करो जब आपने हिम्मत दिखाई। और हाँ, अगर आप यूक्रेन के स्ट्रगल से इंस्पायर्ड हैं तो इस वीडियो को शेयर जरूर करो। अब बात करते हैं अमेरिका की, जहां प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से हेडलाइंस में हैं। जी हाँ, ट्रंप ने वॉशिंगटन डीसी में नए सिक्योरिटी मेजर अनाउंस किए, फ्लैग बर्निंग के खिलाफ एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया और नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन के साथ डिप्लोमेटिक टॉक्स की बात भी छेड़ दी। ये ट्रंप का नया अमेरिका है या फिर पुराना ड्रामा? चलो देखते हैं। वॉशिंगटन सिक्योरिटी। ट्रंप ने कहा कि वॉशिंगटन डीसी में प्रोटेस्ट्स के बाद सिक्योरिटी टाइट करनी पड़ेगी। ये एक रिस्पॉन्स है रीसेंट प्रोटेस्ट को, जहां फ्लैग बर्निंग के इंसिडेंट्स हुए। फ्लैग बर्निंग बैन। ट्रंप का नया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर फ्लैग बर्निंग को क्रिमिनलाइज करता है, जिसे उन्होंने देशभक्ति का प्रतीक कहा है। लेकिन ये ऑर्डर कंट्रोवर्शियल है क्योंकि यूएस सुप्रीम कोर्ट ने 1989 में फ्लैग बर्निंग को फ्री स्पीच का पार्ट माना था। नॉर्थ कोरिया टॉक्स। ट्रंप ने हिंट दिया कि वो किम जोंग उन के साथ एक और समिट कर सकते हैं जिससे न्यूक्लियर टेंशंस कम हो सके, लेकिन क्रिटिक्स कहते हैं ये सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है। पब्लिक रिएक्शन। सोशल मीडिया पर ट्रंप 2025 ट्रेंड कर रहा है। कुछ लोग उनकी पॉलिसीज को बोल्ड कहते हैं तो कुछ लोग कहते हैं ये डिवाइसिव है। अब यहां कंट्रोवर्सी का बड़ा ब्लास्ट है। फ्लैग बर्निंग को लेकर लिबरल्स और कंजर्वेटिव्स में लड़ाई छिड़ गई है। एक तरफ लोग कहते हैं कि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के खिलाफ है, तो दूसरी तरफ ट्रंप सपोर्टर्स कहते हैं कि फ्लैग का अपमान ट्रीजन है। और नॉर्थ कोरिया टॉक्स। क्या ट्रंप सच में पीस ब्रोकर बन सकते हैं या फिर ये एक और फोटो ऑप है? आप क्या सोचते हैं कमेंट में बताएं। ट्रंप ने अपने स्पीच में कहा कि फ्लैग बर्निंग करने वालों को जेल में डाल देना चाहिए या शायद उन्हें एक रियलिटी शो में भेज दो। ये ट्रंप का क्लासिक स्टाइल नहीं है क्या? सीरियस बात भी मजेदार ट्विस्ट के साथ। दोस्तों, ट्रंप की पॉलिसीज आपको कैसी लगती हैं? क्या फ्लैग बर्निंग को बैन करना चाहिए या फिर ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का पार्ट है? और क्या ट्रंप किम जोंग उन के साथ डील कर पाएंगे? अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिखो और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अब चलिए रशिया और यूक्रेन के शांति प्रस्ताव पर। रशियन फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लवरोव ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रशिया को पीस टॉक्स के लिए रेडी कहा है, लेकिन उनके कुछ शर्तें हैं। ये शर्तें क्या हैं और क्या ये वॉर को एंड कर सकती हैं? चलो इसके सच्चाई जान लेते हैं। लवरोव का प्रपोजल। लवरोव ने कहा कि रशिया चाहता है कि यूक्रेन न्यूट्रल स्टेटस अपनाए और डोनबास रीजन के लिए ऑटोनॉमी दे। उन्होंने ये भी कहा कि नाटो का एक्सपेंशन बंद होना चाहिए। यूक्रेन का रिस्पॉन्स। जेलेंस्की ने कहा कि वो शांति चाहते हैं, लेकिन यूक्रेन की सॉवरेनिटी पर कोई समझौता नहीं होगा। उन्होंने रशिया के प्रपोजल को अनरियलिस्टिक कहा। इंटरनेशनल रिएक्शन। यूएस और यूरोप ने रशिया के टर्म्स को रिजेक्ट किया है, कहते हुए कि ये यूक्रेन के खिलाफ है, लेकिन कुछ कंट्रीज जैसे चाइना ने रशिया के प्रपोजल को सपोर्ट किया है। वॉर का स्टेटस अभी भी 240,000 से भी ज्यादा यूक्रेनियन और 22,000 रशियन सोल्जर्स मरे जा चुके हैं और पीस टॉक्स का रास्ता अभी भी मुश्किल लगता है। ये शांति प्रस्ताव असल में शांति ला सकता है या फिर ये रशिया का एक और जियोपॉलिटिकल गेम है? क्रिटिक्स कहते हैं कि लवरोव का प्रपोजल यूक्रेन को सरेंडर करने के बराबर है। और क्या नाटो का एक्सपेंशन बंद करना सच में पॉसिबल है? ये सवाल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को हिला सकता है। जान पड़ता है लवरोव ने अपने स्पीच में एक बार गलती से यूक्रेन को रशिया का पार्ट बोल दिया और फिर तुरंत करेक्ट कर दिया। ट्विटर पर यह क्लिप वायरल हो गया। क्या ये स्लिप ऑफ टंग थी या दिल की बात निकल गई? दोस्तों, क्या आपको लगता है रशिया और यूक्रेन के बीच शांति हो सकती है या फिर ये वॉर और लंबी चलेगी? अपने प्रेडिक्शंस कमेंट में शेयर करो और अगर आपको ये सेगमेंट पसंद आया तो लाइक बटन दबाओ। और अब बात करते हैं वियतनाम की, जहां टाइफून काजिकी के आने से पूरी कंट्री में खलबली मच गई है। यह तूफान इतना खतरनाक है कि वियतनाम ने मास इवैक्यूएशन शुरू कर दी है और एयरपोर्ट्स भी बंद कर दिए गए हैं। चलो इस बारे में डिटेल में जान लेते हैं। तूफान का खतरा। टाइफून काजी के 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वियतनाम के कोस्ट की तरफ बढ़ रहा है और हेवी रेनफॉल और फ्लडिंग का खतरा है। इवैक्यूएशंस। लाखों लोगों को कोस्ट एरिया से सेफ जोन्स में शिफ्ट किया जा रहा है। स्कूल्स और बिजनेसेस बंद कर दिए गए हैं। एयरपोर्ट्स बंद। हनोई और दनांग के एयरपोर्ट्स टेम्पररी क्लोज्ड हैं और फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं। गवर्नमेंट का प्लान। वियतनाम गवर्नमेंट ने आर्मी को भी डिप्लॉय किया है रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए और इमरजेंसी शेल्टर्स बनाए जा रहे हैं।
लेकिन यहाँ एक कंट्रोवर्सी भी है। कुछ लोग कहते हैं कि वियतनाम गवर्नमेंट ने तूफान की वार्निंग थोड़ी देर से दी, जिससे इवैक्यूएशन में डिले हुआ। और कुछ एनवायरमेंटलिस्ट कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ऐसे तूफान बार बार आ रहे हैं। क्या ये गवर्नमेंट की नाकामी है या नेचर का बदला? वियतनाम में लोग तूफान के लिए इतने प्रिपेयर्ड हैं कि कुछ लोकल कम्युनिटीज ने अपने घर के आसपास बैम्बू से टेम्पररी फ्लड बैरियर्स बनाए हैं। ये है देसी जुगाड़ का पावर। दोस्तों, आपने कभी कोई नेचुरल डिजास्टर फेस किया है? अपने एक्सपीरियंसेस कमेंट में शेयर करो। और अगर आपको वियतनाम के लोगों की हिम्मत पसंद आई तो इस वीडियो को शेयर जरूर करो। तो दोस्तों, ये थी दुनिया भर की सबसे बड़ी खबरें एक्सपोजिंग द ट्रुथ के साथ। गाजा के हॉस्पिटल अटैक से लेकर यूक्रेन के जश्न तक, ट्रम्प के नए रूल्स, रशिया यूक्रेन के पीस टॉक्स और वियतनाम के तूफान तक, हमने हर एंगल से सच्चाई को दिखाया। अब एक सवाल आपके लिए, क्या आपको लगता है कि दुनिया के ये कॉन्फ्लिक्ट्स और डिजास्टर्स एक बड़े ग्लोबल चेंज का हिस्सा हैं, या फिर ये सब कोइंसिडेंस हैं? अपने जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और एक्सपोजिंग द ट्रुथ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाओ ताकि हर नया अपडेट आप तक तुरंत पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे क्यूरियस, स्टे इन्फॉर्म्ड। नमस्ते।